पिछली क्लास में आपने अमीबा में पोषण के विषय में अध्ययन किया था। अब इसी प्रकार से हम मानव, एक क्वेश्चन आता है कि आहार नाल का चित्र बनाइए और सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर क्वेश्चन आता है कि मानव पाचन तंत्र के बारे में समझाइए। तो आपको इस पोषण में ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सबसे पहली बात आती है कि सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है। यानी तंत्र या सिस्टम, सिस्टम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। यानी एक ऐसे अंगों का समूह जो जिसमें सभी एक ही प्रकार के अंग हो और वो एक ही तरीके का कार्य करते हो। कहने का मतलब यहाँ पर बात हो रही है पाचन की, डाइजेशन की। तो एक ऐसे अंगों का समूह जहां पर वह सभी ऑर्गन या सभी अंग पाचन का कार्य का संपादन करते हो, वह सिस्टम कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है या पाचन तंत्र कहलाता है। इसी के आगे चलते हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि हम क्या खाते हैं, तो आप कहेंगे कि हम मिल्क लेते हैं, दूध पीते हैं, या फिर हम दाल रोटी खाते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में हम देखेंगे कि हम मेनली या मुख्यतः तीन पार्टिकल्स लेते हैं, तीन तरह के पार्टिकल्स लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जिसे हम वसा या फैट कहते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जिसे शर्करा कहते हैं। हम मुख्यतः तीन तरीके के पार्टिकल्स लेते हैं। जैसे अब ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, और प्रोटीन, पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड, या हिंदी में हम कह सकते हैं अमीनो अम्ल, और वसा या लिपिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। अगर हम बात करें कि पाचन क्या है, तो इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन तीन पार्टिकल्स का या इन तीन अणुओं में ग्लूकोज, पेप्टाइड, फैटी एसिड में टूटना पाचन कहलाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं देते। इनका टूटना, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जब टूटती है तब हमें एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन जो होती है वो पेप्टाइड्स में टूटती है या अमीनो अम्ल में टूटती है, और लिपिड जो होता है वह फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में टूटता है। और ये ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ग्लाइकोजन, अमीनो, और प्रोटीन जो होती है अमीनो अम्ल, और वसा जो होती है ग्लिसरॉल के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। ये स्टोर फॉर्म होती है, ये हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। अतः हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ग्लूकोज, पेप्टाइड्स और फैटी एसिड में टूटना, यानी इन सभी के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। जैसा कि आपने अभी पाचन के बारे में जाना, अब इसका एक हम आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे और मानव पाचन तंत्र के बारे में आपको समझाएंगे। जैसे अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन आता है कि मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है।
तो सबसे पहली बात यह है कि मानव में भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आता है कभी तो आपको ये बोलना है कि भोजन का जो पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है। अब सबसे पहली बात, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को हम इंजेशन कहते हैं, यानी अंतःग्रहण भोजन ग्रहण करने की क्रिया कहते हैं। अब हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद में सबसे पहले इसे दांतों द्वारा चबाया जाता है। हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिनमें से ये 4 प्रकार के दांत भोजन को चीरने फाड़ने व भोजन को पीसने और लार में मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे इसके साथ में जीभ, जैसे जीवा कहते हैं, वह भी इसे लार में मिलाने के लिए सहायक होती है। अब हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो लगभग कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन कर देता है, ऐसा मानना है, क्लियर नहीं है। 70% लगभग कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एंजाइम कर देता है। अब सबसे अगर जब एंजाइम की बात आई है तो सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंजाइम होते क्या है। एंजाइम कोई भी केमिकल, कोई भी वह ग्रंथि जो केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करे, कोई भी ग्रंथि जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करे वह पहले तो ग्रंथि कहलाती है। और एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम हमेशा भोजन में सहायक होते हैं और इस प्रकार की ग्रंथि को बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं और इनसे हमेशा एंजाइम का स्राव होता है। और ये एंजाइम जो होते हैं, इनसे हमेशा एंजाइम का स्राव होता है। और ये एंजाइम जो होते हैं हमेशा भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो सबसे पहली बात अभी मैंने आपको बताया कि ग्रंथि क्या होती है। कोई भी वह ग्रंथि, कोई भी वह अंग जो केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है, ग्रंथि कहलाता है। और फिर वह ग्रंथि, इन ग्रंथियों को जो एंजाइम का स्राव करती है, एंजाइम क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। और वह ग्रंथि बाह्य स्रावी ग्रंथि कहलाती है। और एंजाइम हमेशा याद रखना भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसी प्रकार जब भोजन मुख में टाइलिन एंजाइम द्वारा 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर हमें बोलते हैं कि हमें फ्रूट या कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खानी चाहिए जिससे हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। अब इसके बाद होता क्या है, यहाँ से भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी वह भाग होता है जहां से दोनों नलियां, आहार नली और श्वास नली, दोनों अलग होती है वहां से। अब यहाँ से अलग होने के बाद में भोजन जो होता है ग्रास नली में आ जाता है। ग्रास नली को ओएसोफेगस बोलते हैं। अभी ग्रास नली में भोजन आने के बाद में यहाँ पर क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, यहाँ से ऊपर से यहाँ से फूड आया, फूड आने के बाद में, खाना आने के बाद में ऊपर से जब प्रेशर आता है उसके बाद में इसमें खाना प्रवेश करता है। अब खाने में प्रवेश, मान लीजिए यहाँ पर है फूड, अब क्या होता है, यहाँ पर ये नली इधर से पिचक जाती है, ऊपर से पिचक जाती है, तो फिर ये फूड यहाँ बढ़ गया। यहाँ बढ़ने के बाद में क्या होता है, फिर यहाँ से प्रेशर आता है, फिर यहाँ आगे बढ़ जाता है। इसी को क्रमाकुंचन कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे आहार नाल में, अभी मैंने बताया इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि हमारी ग्रास नली में भोजन किस विधि द्वारा आगे बढ़ता है। तो आपको जवाब देना है क्वेश्चन का क्रमाकुंचन विधि द्वारा। अब इसके बाद में भोजन सीधे आमाशय में, आप देख रहे हैं ये आमाशय है, ये इतना भाग ये हमारा आमाशय। आमाशय को उदर भी कहते हैं, उदर या पेट भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसे स्टमक कहते हैं। अब यहाँ पर भोजन पहुंचने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जठर ग्रंथियां होती हैं, और जैसे ही भोजन हमारा पहुंचता है, पहुंचने के 1-1.5 घंटे बाद जठर ग्रंथियां सक्रिय होती है, और जठर ग्रंथियां सक्रिय होने के बाद में जठर रस का स्राव करती है।
अब जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस का स्राव होने के बाद HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl निकलता है, यह HCl निकलता है। अब HCl क्या करता है? HCl एक अम्ल है, HCl एक अम्ल है। अब यह उत्प्रेरक, ये पाचन तो नहीं कराता, ये हमारे शरीर में पाचन तो नहीं कराता, लेकिन पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। अब ये क्या करता है? ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। ये क्रिया दर को बढ़ा देता है, रिएक्टेंट दर को बढ़ा देता है। और ये क्या करता है? इसमें दो एंजाइम का सिक्रेशन होता है, यहाँ पर दो एंजाइम निकलते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, ये दो एंजाइम निकलते हैं। HCl उसकी क्रिया दर को बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ ये HCl क्या करता है? ये हमारे अगर फूड, कोई हम बैक्टीरिया वाला फूड जिसमें जीवाणु है, हमने कोई रखा हुआ भोजन खा लिया और उसके बाद हमारे पेट में पहुंच गया, पेट में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया किल का काम करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और यदि हमारे पेट में कोई कपड़ा वगैरह या कोई अन्य पदार्थ जो वेस्टिजियल ऑर्गन है पहुंच गया, ये उसको नष्ट करने का काम करता है। अब उसको नष्ट करने के बाद और इसकी रिएक्शन की क्रिया दर को बढ़ाता है। अब ये प्रोटीन पाचक जो एंजाइम है पेप्सिन, ये यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन फॉर्म में हम लेते हैं तो पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। अब पेप्टाइड्स में बदलने के बाद यहाँ पर अब हम दूध लेते हैं, दूध में क्या होता है? दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है, जिसे रेनिन एंजाइम कैसीन नामक प्रोटीन को दूध से अलग कर देता है। अब यहाँ से दूध से अलग होने के बाद में अब यहाँ पर भोजन, ये प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है। और पाचन की प्रक्रिया चलने के बाद क्या होता है? अब यहाँ पर भोजन लगभग 3 से 4 घंटे पाचन होता है आमाशय में। क्वेश्चन आता है कि आमाशय में भोजन कितने टाइम तक रहता है? तो लगभग 3 से 4 घंटे में पाचन हो पाता है। तो लगभग 3 से 4 घंटे आमाशय में भोजन रहता है। अब आमाशय में भोजन रहने के बाद में अब क्या होता है? ये है यकृत। अब यकृत क्या काम करता है? यकृत पित्तरस का निर्माण करता है। यकृत जो करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। अब पित्तरस का निर्माण करता है तो ये पित्तरस जो होता है, इसका माध्यम क्षारीय होता है। तो ये क्या काम करता है? ये इसके माध्यम को क्षारीय बनाता है। भोजन यहाँ से आमाशय से जब आगे बढ़ता है तो ये यकृत जो होता है, ये इसके माध्यम को क्षारीय बनाता है। अब जब माध्यम को क्षारीय बनाता है और लेकिन ये पाचन नहीं करता और ये वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। वसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। ये पित्तरस जो होता है वसा का इमल्सीकरण करता है। इसी के साथ साथ ये अग्न्याशय ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि से अग्न्याशय रस निकलता है। और अग्न्याशय रस जो निकलता है वो अग्न्याशय रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो क्षार है, क्षारीय जो पित्तरस है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसी तरीके से ये भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन लाइपेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम इसकी उपस्थिति में, यानी क्षार की उपस्थिति में अधिक सक्रिय होते हैं। और क्या होता है इसके बाद ये प्रोटीन जो, हालांकि प्रोटीन का पाचन तो हो गया, यहाँ पर भी जो बची कुची प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टॉन्स में बदल देता है। और पेप्टॉन्स में बदलने के बाद इसी तरीके से वसा को, जो वसीय अम्ल होते हैं, वसा का इमल्सीकरण हो जाता है। यहाँ पर वसा का यहाँ पर इमल्सीकरण हो जाता है और इमल्सीकरण होने के बाद में लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है और ग्लूकोज में बदलने के बाद और ये यहाँ से भोजन धीरे धीरे छोटी आंत में प्रवेश करता है। और ये छोटी आंत का ग्रहणी भाग कहलाता है। छोटी आंत का ग्रहणी भाग कहलाता है। ये वाला जो भाग होता है छोटी आंत का ग्रहणी भाग कहलाता है। छोटी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पहुंचने के बाद में अब हमारा प्रोटीन का भी पाचन हो चुका काफी हद तक, प्रोटीन का भी हो गया, वसा का भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया। लेकिन जो थोड़ा बहुत
प्रोटीन का हमारे खाने का जो पाचन होना होता है, पेप्टॉन्स, यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्टॉन्स यानी प्रोटीन का ही रूप है। यहाँ इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है। इरेप्सिन नामक एंजाइम अमीनो अम्ल में बदल देता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। और माल्टोज जो होता है, माल्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल देता है। अब यहाँ से ये बदलने के बाद यहाँ से लगभग छोटी आंत में भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। अब भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद यहाँ से परिशेषिका द्वारा छोटी आंत से जो जुड़ा हुआ स्थान है, यहाँ से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में पहुंचने के बाद लगभग भोजन का पाचन तो पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर जल का अवशोषण होता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इस क्रिया को अवशोषण विधि कहते हैं। और इसके बाद भोजन का अवशोषण होने के बाद में भोजन जो होता है गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, वेस्टेज मटेरियल। और इसके बाद जो हमारे खनिज लवण और मिनरल्स होते हैं, उनका कोशिका द्रव्य में पहुंचना और कोशिका द्रव्य निर्माण में प्रयुक्त होना स्वांगीकरण कहलाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है स्वांगीकरण वाला, आपको समझ में आ गया होगा। हमारे खनिज लवण का अवशोषण होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचना